फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो आगे जब इससे पहले हमने देखा कि संविधान का नव निर्माण हो चुका और जो विशेष अधिकार थे वे नष्ट कर दिए गए थे, और अब जो कानूनी व्यवस्था थी वे संविधान के आधार पर चलाई जा रही थी। अब उसी क्रम में आगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो जब इसमें नेशनल असेंबली ने सन 1691 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब इन शक्तियों को भिन्न भिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संविधान राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 को देखिए, ये राजनीतिक व्यवस्था को बता रहा है। जो अभी संविधान निर्मित हुआ था 1791 में, उसमें शक्तियों का विभाजन जो किया गया था उसी का एक ये दृश्य है, चित्र के माध्यम से बताया है। न्यायाधीश अर्थात न्यायपालिका के हाथ में शक्ति गई। इसके अलावा कार्यपालिका के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया और विधायिका के अंतर्गत। नेशनल असेंबली के कुछ सदस्य की संख्या यहाँ दी गई है 745। निर्वाचित सदस्य वोट देने का अधिकार। आरंभ में सबसे पहले, हालांकि संविधान बनने के पश्चात भी जो सक्रिय नागरिक थे एक और एक निष्क्रिय थे। जो सक्रिय नागरिक थे वे बहुत कम थे और जो निष्क्रिय थे बहुत अधिक ज़्यादा थे संख्या में। तो इन जो सक्रिय व्यक्ति थे उनको मत देने का अधिकार दिया गया था, और जो दूसरे निष्क्रिय व्यक्ति थे उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें स्त्रियां और महिलाएं अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे इस निष्क्रिय नागरिकता में सम्मिलित थे। इसी क्रम में आगे जब 1791 में संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। उसका जो चुनाव होता था सदस्य का नेशनल असेंबली का, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। पहले चुनाव किया जाता था प्रत्यक्ष रूप से, फिर जिनका चुनाव किया है फिर वे चुनाव किया करते थे। मतलब कहने का मतलब इनका जो चुनाव होता था वो एक इनडायरेक्ट होता था, ना कि डायरेक्ट। बात वही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहो। साथ ही साथ आगे सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। जो अधिकांश अधिक रूप में कर चुकाया करते थे उन्हें ये मताधिकार वाला प्रावधान दिया गया था। शेष पुरुषों एवं महिलाओं को निष्क्रिय रूप से में वर्गीकृत किया गया था और निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं और उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उच्चतम श्रेणी की आवश्यकता थी सामान्य व्यक्ति के लिए। संविधान पुरुष एवं नागरिक पत्र अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी का अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे
और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सका। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। जो नैसर्गिक अधिकारों की बात की गई है वे संबंधित थी जीवन के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी और भिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं से उनका ताल्लुक था। ये कुछ ये देखिए ये जो दृश्य है इसका ही एक व्याख्यान है। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को 1790 में ले बार्लिए द्वारा बनाया गया चित्र। दाईं ओर की आकृति फ्रांस की और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। तो ये कानून को निरूपित कर रही है और साथ ही साथ ये पुरुष एवं नागरिक अधिकार पत्र को। और ये कुछ प्रकार के राजसी प्रतीक थे जो निकलकर सामने आए उसी दौरान जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ और समाज में कुछ हद तक संतुलन स्थापित हुआ। जो अव्यवस्था फैली हुई थी 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर पुरुषों और जो स्त्रियां थी वे पढ़ी लिखे नहीं थे, इसीलिए महत्वपूर्ण चिन्हों विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। बार्बिए ने अपनी प्रिंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, जैसे कि ये टूटी हुई जंजीर जो है ये दास प्रथा से व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए एक दास प्रथा से व्यक्ति को मुक्ति का एक प्रतीक था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक छड़ों का बरछीदार जो गट्ठर है इसका, ये जो छड़ होते हैं उनको एक गट्ठर में बांधकर ये दृश्य दिखाया गया है। इसका अर्थ ये था कि अकेला जो एक छड़ होगी उसे तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर वे इकट्ठी मजबूत होगी तो उसे नहीं तोड़ी जा सकती। मान के लीजिए ये ऐसा ही था कि ये एकता के रूप में ये प्रतीक जो था ये समाज में प्रचलित था। इसके अलावा त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँखें, ये सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें हैं अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। तो जो अज्ञान रूपी जो भी व्यक्ति के अंदर अज्ञानताएं हैं तो उसका ये प्रतीक था, मतलब अच्छा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। और साथ ही साथ ये जो ये प्रतीक था ये था राजदंड का, शाही सत्ता का प्रतीक। और इसके अलावा जो अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए जो ये सांप एक अंगूठी की तरह ये छल्ले के रूप में दिख रहा है, ये जो प्रतीक है सनातनता का प्रतीक है। समाज में कुछ इस प्रकार के प्रचलित प्रतीक थे। ये उनके लिए विशेषकर था जो अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। लाल फ्राइजिया टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनने वाली ये टोपी थी, जिन्हें पहले दासत्व में कार्य करना पड़ा, फिर भी जब वे स्वतंत्र हुए वे इस कलर की टोपियाँ पहनते थे। और साथ ही साथ नीला, सफ़ेद और लाल रंग जो था वे फ्रांस के राष्ट्रीय रंग के रूप में इसका एक प्रतीक बन गया।
नीला और सफ़ेद और लाल रंग ये राष्ट्र का प्रतीक बन गया। और साथ ही साथ डेनों वाली स्त्री ये जो थी वे कानून का मानवीय रूप बन गई। मान लीजिए मतलब कानून का जो व्यवस्थाएं थी जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन एक मनुष्य के रूप में प्रदर्शित कर दिया। और साथ ही साथ ये जो दो पट्टिकाएं दिख रही है, ये कानून सबके लिए समान है और इसकी नज़र में सब बराबर हैं। ये विधि पट है। तो कुछ इस प्रकार के जो प्रचलन में प्रतीक थे। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की नीति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त बातें भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं में जो अन्य पड़ोसी देशों ने शासक भी चिंतित थे कि जो 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने का आयोजन बना लिया था। लेकिन जब तक इस योजना का अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो 1792 में नेशनल जो असेंबली है उसने जो प्रशा था वे और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने उस समय यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिए। उन्हें होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लायल द्वारा रचित मार्सिले भी थे। यह गीत पहली बार मार्सिलेस ने स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसीलिए इन गानों का नाम मार्सिले हो गया, जो सब फ्रांस का राष्ट्रगीत है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध में जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के वर्चस्व पर चले जाने के बाद परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर पड़ गई और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1798 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, लेकिन राजनीतिक क्लबों के अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूहों का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। जैकोबिन जो क्लब के जो सदस्य थे वे मुख्यतः कहाँ से संबंधित समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, और साथ ही साथ इनमें जो दुकानदार और कारीगर, जैसे इसमें जूता बनाने वाले और पेंट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले और नौकर व
दिहाड़ी मौजूद शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जोकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी जो कामगारों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय किया। किसने? जोकोबिन के जो बड़े वर्ग थे उनके जो कामगार उसमें जो थे वे उन्होंने लंबा पतलून पहनने का निर्णय किया और उन्होंने समाज के फैशन परित वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटने तक पहनने वाले, और साथ ही साथ जो कुलीन से खुद को अलग करने के लिए किया। तो एक तो जोकोबिनो जो थे वे एक तो पतला पतलून पहनेंगे पूरा, और साथ ही साथ जो समाज के फैशन परित जो वर्ग था उन्होंने फैसला किया कि ब्रीचेस जो कि ये वस्त्र है वे घुटने तक होता था, उसे पहनने का निर्णय लिया। ये कुलीन वर्ग से संबंधित थे। ये जो ब्रेंचेस पहनने वाले कुलीनों की जो सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। कहने का मतलब पहले तो संविधान जब लागू हो गया इसके बाद भी उसमें अभी कुछ हालांकि कुछ हद तक जो उनकी क्रांति थी वे सफल रही, लेकिन फिर भी इसके आगे लोगों ने और भी बदलाव और भी कार्यक्रमों को जारी रखा कि जिससे कि उसमें और अधिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो संविधान थे, संविधान के नियम के अनुसार प्रारंभ में उसे पहले तो सिर्फ एक मान्यता दी गई थी, बाद में जो राजा का अधिकार है और इसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं थी उन सब में जो राजतंत्र फिर भी चल रहा था, तो उसे आगे चलकर लोकतंत्र में स्थापित किया गया। राजतंत्र संविधान बनने के पश्चात भी चला था, लेकिन फिर धीरे धीरे और भी बदलाव आए और जनता असंतुष्ट थी, तो आगे चलकर यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इसीलिए जो जैकोबिनो को सोक्लौत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटने वाला। सोक्लौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसे कोई अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जोकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की जो महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल में धावा बोल दिया और साथ ही साथ राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा और बाद में असेंबली में ने जो शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों चाहे वे उनके पास संपत्ति हो अथवा ना हो, उन्हें मतदान देने का अधिकार दिया गया। फिर से इसमें कुछ नया परिवर्तन आया और जो जोकोबिन थे उन्होंने क्या किया, आगे चलकर जो राजमहल था उस पर धावा बोला और साथ ही साथ जो शाही परिवार था और राज परिवार था उसको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया और साथ ही साथ जो 21 वर्ष से अधिक आयु के थे उन्हें मताधिकार देने का अधिकार प्रदान कर दिया।
और साथ ही साथ निर्वाचित असेंबली में कन्वेंशन का नाम दिया गया 21 सितंबर 1792 को। इसमें राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ गणतंत्रीय देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये तो हुआ कि जो 21 सितंबर 1792 तक आते आते पूर्ण रूप से राजतंत्र का अंत कर दिया गया और जो सरकार है वो गणतंत्र की जो सरकार स्थापित हुई, राजतंत्र को अब कब समाप्त किया? 1792 में। और साथ ही साथ अब लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। तो देखिए ये सब बात है 1791 की। लुई जो 16 थे, जो लुई 16 हुए, उन्हें 1971 में उन्हें जो न्यायालय था उसके द्वारा मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस ली लॉर्ड कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जिद ही रानी। तो क्या हुआ, अब उन्हें फांसी दे दी गई और ठीक इसी ही प्रकार जो उनकी रानी थी एंटोनेट को भी उनको भी फांसी दे दी गई। उनका भी यही हाल हुआ, हर्ष हुआ। और साथ ही साथ आतंक राज जो अब तक चल रहा था उसी का उल्लेख किया गया है कि जो 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण और एवं दंड की सख्त नीति अपनाई और उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं दरबारी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से सहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जो राजतंत्र की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उससे संबंधित जो उनकी पार्टियां चल रही थी, जो पार्टी थी उसके जो भी सदस्य थे, एक तो राजा रानी तो थे ही, उसके अंदर जो भी छोटे पदों पे थे या उच्च पद पे थे, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। साथ ही साथ जो दोषी थे या जिन्हें दोषी पाया गया, उन्हें गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। और साथ ही साथ जो गिलोटीन दो खंभों के बीच, दो खंभे के बीच लटकते हुए आरे मशीन थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मशीन का स्तंभ है और बीच में ये एक आरे जैसा होता था, जिस प्रकार आरी होती है ठीक उसी प्रकार। तो उससे यहाँ व्यक्ति होता था, उनका सर इस मशीन के बीचों बीच रख के काट दिया जाता था, तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इसका जो गिलोटीन जो मशीन का नाम पड़ा, उसके जो आविष्कारक थे उनके नाम पर पड़ा, डॉक्टर गिलोटीन उनका नाम था। और साथ ही साथ रॉबेस्पियर जो सरकार ने कानून बनाकर जो मजदूरी थी, इसके बाद कीमतों पर अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय
कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगी सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने लगी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी सभी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई और परंपरागत मॉन्टेस्क्यू तथा दमन के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन एवं सितोयीन नाम से संबोधित किया जाने लग गया और जो चर्चा को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। तो अब ये जब राजा की सत्ता समाप्त हो गई और उससे संबंधित जो भी कांग्रेस नहीं, जो भी पार्टी है, पार्टी के जो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी एक्चुअली हमारे भारत में है, तो दरअसल उसी का ही नाम निकल आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ ये है जो भी दोषी लोग थे उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और साथ ही साथ जो जनता में पाव रोटी का अभाव था उसे समान रूप से अब सबको सफ़ेद गेहूं का जो आटा था उसकी रोटी सबके लिए खुले तौर पर सबके लिए समान कर दी गई और साथ ही साथ किसान अपनी जो फसलें थे वे बाज़ार में बेच सकते थे निर्धारित जो भी रकम थी उसके अनुसार। और साथ ही साथ जो भी अफसर्स थे और जो पार्टी के सदस्य थे उनका जो जहाँ घर था और इसके अलावा जहाँ सरकारी कार्य हुआ करता था इन सब के जो भवन थे और जो निजी भवन हुआ करते थे, व्यक्तिगत भवन हुआ करते थे, उन सबको दफ्तर बना दिया गया या बैरक बना दिया गया जहाँ पे सैनिक वगैरह रहते हैं। रॉबेस्पियर ने उनकी जो नीति थी कुछ इस प्रकार लागू हुई जिसके कारण जो भी उनके समर्थक थे वे त्राही करके मतलब त्राहीमाम कर उसका बहुत अधिक मतलब कष्ट हुआ था लोगों को क्योंकि रॉबेस्पियर जो थे इनका जो कानून इन्होंने निकाला था वे बहुत शक्तिशाली और सबके लिए सबकी नज़रों में देखकर बनाया गया था कि किसके लिए क्या उचित होगा। और साथ ही साथ 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया। जो उनके जो सदस्य थे उनकी बात की जा रही है, जो भी समर्थक थे वे त्राही करने लगे और अंततः 1794 में उन्हें दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो जो रॉबेस्पियर है उनको बाद में इनका जो इतना अधिक सख्त कानून इन्होंने बनाया था तो बाद में इनको भी दोषी ठहराकर इनको भी 1794 में फांसी की सज़ा मिली। और एक ये छोटा सा जो क्रांतिकारी सरकार जो थी उसका एक छोटा सा दृश्य यहाँ दिखाया गया है। टुरेक्टरी शासित फ्रांस। जोकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके के मताधिकार से वंचित कर दिए गए और इस संविधान में तो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था।
इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जो जैकोबिन के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार जब आगे चलकर जो शक्तियों का विभाजन हुआ था, उसमें भी फिर कुछ आपसी झगड़े होने लग गए थे और साथ ही साथ जो सरकार का स्वरूप बदला और इसके बाद स्वतंत्रता और विधि संपन्नता और समानता और बंधुत्व की जो प्रेरणा थी, वे सब आगे चलकर कब उठी? आगे चलकर जब नेपोलियन जब आया और नेपोलियन बोनापार्ट, इसने बहुत अधिक युद्ध लड़े अपने समय काल में और ये बहुत अधिक प्रसिद्ध एक सेनानायक था। प्रारंभ में ये सैनिक था, बाद में ये राजा बन गया था। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपन्नता, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों में आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोपीय राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरणा मिली। तो कुछ इस प्रकार का माहौल था। अब महिलाओं की जो क्रांति में इनकी क्या भूमिकाएं रहीं और क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, तो इसे छोटे छोटे और स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो महिलाएं थीं उनका भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान हुआ करता था और साथ ही साथ ये समाज में इनका एक महत्वपूर्ण एक भूमिका थी। इनका जो कार्य था, अधिकांश जो महिलाएं थी वे तीसरे वर्ग से संबंधित हुआ करती थी। ये सिलाई बुनाई करती थी और इसके बाद कपड़ा धुलना, इसके अलावा साथ ही साथ बाज़ार में फूल और सब्जियां बेचना, और ये संपन्न घरों की कुछ घरेलू महिलाएं भी थी और कुछ महिलाएं वैश्यवृत्ति भी करती थी और साथ ही साथ अधिकांश महिलाओं के पास लिखाई पढ़ाई एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। तो कुछ धनी थी, वे शिक्षित थी, लेकिन जो निर्धन महिलाएं हुआ करती थी वे अशिक्षित थी। और साथ ही साथ लड़कियों जो थी वे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी और जो बहुत सी जो तीसरे वर्ग से संबंध रखने वाली महिलाएं थी वे उन्हें शिक्षा कम दी जाती थी और उन्हें शिक्षा प्राप्ति का पहली बात तो ये कि उन्हें अवसर ही नहीं मिलता था क्योंकि उनके पास धन का अभाव था। और साथ ही साथ परिवार का वो भरण पोषण करती थी और वे भिन्न प्रकार का काम करती थी अपने भरण पोषण के लिए भी और परिवार के लिए भी, जैसे खाना बनाना, खाना पकाना और साथ ही साथ पानी लाना और लाइन लगाकर जो पाव रोटी है ये दुकान से ख़रीद के लाना राशन की दुकानों से। इसके साथ ही साथ बच्चों की देखभाल करना और उनकी मजदूरी जो होती थी जहाँ पे ये कार्य करती थी वे पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती थी। और जो समाज में जैसे हमने ऊपर देखा कि पुरुषों के क्लब थे जहाँ पर पुरुष इकट्ठा होकर अब राजाओं की जो शक्तियाँ थी और जो उन्होंने कार्य किए थे उस पर चर्चा करते थे। ठीक उसी प्रकार महिलाओं का भी क्लब हुआ करता था। लगभग 60 क्लब ऐसे थे जो कि अस्तित्व में उभर कर आए और साथ ही साथ ये राजनीतिक क्लब के रूप में विकसित हुए। और एक जो क्लब है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन,
ये एक महत्वपूर्ण क्लब था, एक मशहूर क्लब था जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी और जो महिलाएं जो थीं पुरुषों के समान इसमें भाग लिया करती थी अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और भिन्न प्रकार के जो अधिकार थे उस पर चर्चा करती थी यहाँ पर एकत्र होकर। और 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। इससे पहले हमने देखा था एक सक्रिय नागरिकता थी, एक निष्क्रिय नागरिकता थी उसमें निष्क्रिय नागरिकता के रूप में इन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी और इन्हें मत देने का अधिकार प्रारंभ में नहीं था, हालांकि इसे बाद में उसमें जोड़ा गया था। साथ ही साथ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जब नए कानून आए तो उससे क्या हुआ, जो लड़कियां थी जो विद्यालय नहीं जाती थी या फिर उनके माता पिता उन्हें नहीं भेजते थे, लेकिन नए कानून और नए संविधान के आने की वजह से वो जो लड़कियां हैं वे भी विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। साथ ही साथ जो शादी पहले माता पिता अपनी मर्ज़ी से कर देते थे, लेकिन अब ऐसा प्रावधान निकाला गया कि जो लड़कियां हैं उनसे पूछे या उनकी मर्ज़ी के बगैर उनकी शादी नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ जो तलाक की व्यवस्था थी वे अब जब संविधान आ चुका तो उन्हें भी अब तलाक का जो कानून था उसे मान्यता प्रदान हो गई। और साथ ही साथ महिलाएं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लेने लग गई थी और व्यवसाय के मोटे तौर पर वे अपना कार्य भी करती थी। और साथ ही साथ मताधिकार और जो असमान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। तो ये जो महिलाओं का जो ये अधिकार की बात है वे कभी समाप्त नहीं होती, वो भिन्न भिन्न स्थानों पे भी चल रहा था, हालांकि यहाँ फ्रांस में भी चल रहा था। और मताधिकार एवं संघर्ष 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। और साथ ही साथ 1946 में जो फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब? जब 1971 में मताधिकार 19 नहीं, यहाँ पर क्या था 1794 ऐसे कुछ, हाँ यही था। तब तक तो इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन देखिए कितने वर्षों पश्चात 1946 के अंतर्गत जाकर इन्हें मताधिकार प्रदान हुआ। महिलाएं भी अब मताधिकार देने का उनको इन्हें अधिकार मिल गया मत देने का भी। और बेकारी दुकान पर कतार में ये जो महिलाएं हैं ये देखिए कहाँ पे, बेकरी जो होती हैं जहाँ पे पाव रोटी वगैरह बनती हैं, ये उसका एक दृश्य है। साथ ही साथ देखिए दास प्रथा का उन्मूलन। इसमें क्या हुआ, जो प्रारंभ में दास प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी और खास कर जो बोर्दे नामक एक बंदरगाह था और नानते और बोर्दो नामक जो बंदरगाह थी वहाँ पर दास प्रथा खूब तेज़ी से चलता था और फला फूला। ये यूरोप और फ्रांस और अमेरिका जो था, यूरोप ये हो गया और फ्रांस अफ्रीका, ये देखिए यूरोप अफ्रीका और अमेरिका, इनके बीच त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ करता था। और ये बोर्दे और नानते नामक जो बंदरगाह थी वहाँ से अधिक फला फूला और साथ ही साथ बाद में इनका बहुत अधिक शोषण किया गया। उनके शरीर पर एक निशान बनाया जाता था और उन्हें महासागरों से दूर ले जाकर काफ़ी लंबी यात्रा तय कर उन्हें बेच दिया जाता था। तो नेशनल असेंबली ने इसके प्रति आवाज़ भी उठाई और इस कारण जो 1794 में हालांकि बहुत से
जो 1794 में जो दास प्रथा थी बंद कर दी गई थी, जब नेशनल असेंबली ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। लेकिन क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात तो जो दास प्रथा है वो पूर्ण रूप से फिर से शुरू हो गई थी। फिर जाकर पूर्ण रूप से ये कब ख़त्म हुई, 1848 में पूर्ण रूप से ख़त्म हुई। और जो ये गुलाम थे उन्हें कहाँ किस कार्य के लिए अधिकांशतः खरीदा और बेचा जाता था। जो बगान मालिक थे वे अपने आर्थिक हितों के लिए इन्हें खरीदा हुए बेचते थे, और साथ ही साथ इनसे कौन सी खेती कराई जाती थी, तंबाकू की, कॉफ़ी की, चाय की, इन सब जो बागान थे इनमें कार्य कराया जाता था। अफ्रीकी निग्रो जो लोग थे उनको अधिकतर गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी अफ्रीकी लोगों को, जब 10 वर्ष के पश्चात गुलाम व्यवस्था फिर शुरू हो गई थी। और साथ ही साथ जो क्रांतिकारी और रोज़ाना की ज़िंदगी, ये एक दृश्य दिखाया गया है कि जिसमें इस मोटे व्यक्ति को इसमें ले जाके पतला कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो क्रांति और जो क्रांति के पश्चात जो ज़िंदगी आई, मतलब जो भी अब आगे चलकर जो जीवन शैली जी रहे थे वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र, और जो गणतंत्र बाद में स्थापित हुआ तो उसमें उनका अच्छा काफ़ी जीवन चलता रहा। और साथ ही साथ उनमें पढ़े लिखे लोग थे, नैसर्गिक लोग थे। अब उन्हें एक स्वतंत्रता भी मिल गई और भाषण देने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इसके अलावा साथ ही साथ वे अखबार, पर्चे, किताब, पुस्तकें ये सब भी छापे जाने लग गए थे। और तेज़ी से जो गांव जो था वे एक देहात अर्थात शहर के रूप में बदलता जा रहा था। और साथ ही साथ जो नाटक, संगीत और जो जुलूस निकालते हैं उत्सव के, ये सब समाज में किए जा रहे थे। और समाज में ये जो अशिक्षित लोग थे वे सब इन नाटकों का अधिक मतलब समाज में प्रयोग किया जाता था, ताकि जो अशिक्षित लोग हैं उसे भी समझ सके और इससे आनंद उठा सके। तो कुछ प्रकार ऐसे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी। मरा जनता को संशोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बॉयली रचित चित्र, ये जो जनता को संबोधित कर रहे हैं ये व्यक्ति, उनके आसपास जो ये जनता है उनसी का ये एक छोटा सा दृश्य है। ये आगे चलकर जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये उनका दृश्य है। आगे चलकर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने कई युद्ध लड़े और जो अल्पस जो पहाड़ियाँ उनको पार कर इसने भारत को जीतने का संकल्प किया था। लेकिन हालांकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य भारत में चल रहा था, लेकिन ये जो था ये असफल रहा और बाद में थक कर ये इसकी मृत्यु हो गई थी। आप सिकंदर को मत सोचना, क्योंकि सिकंदर भी भारत विजय के लिए निकला था। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने जो राजवंशों को हटाकर उसने एक नए साम्राज्य बनाया और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में सौंप दी। नेपोलियन खुद को यूरोपीय आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाया और दशमलव पद्धति पर आधारित जो नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन मुक्तिदाता
लगता था। नेपोलियन जो लोग थे, लोगों को मुक्तिदाता लगता था शुरू में, और उसने जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसने सेनाओं को लोग महलवार मानने लगे, और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और यूरोप के कई हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैसले वाले उनके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये जो विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले, और इसी कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, और साथ ही साथ औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभुत्व राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस के उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। टीपू सुल्तान, जिन्हें अभी हमने पढ़ा था क्लास 7th में या फिर 9th में, और साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय, ये सब जो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उनसे ये प्रेरणा लिया करते थे। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है यहीं पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।